आइए सीधा इतिहास के उस जबरदस्त दौर में चलते हैं जहां 600 से 300 ईसा पूर्व के बीच भारत की पूरी तस्वीर ही बदलकर रख दी गई। इस विश्लेषण में हम देखेंगे कि कैसे जंगलों में भटकने वाले कबीले लोहे के हथियारों से लैस शक्तिशाली साम्राज्यों में तब्दील हो गए। ये सिर्फ कुछ राज्यों के बनने की कहानी नहीं है, बल्कि मानव सभ्यता का वो टर्निंग पॉइंट है जिसने प्राचीन भारत के अर्थशास्त्र, समाज और धर्म को हमेशा के लिए एक नई दिशा दी। अब इस युग की नींव को समझने के लिए जरा उस ऐतिहासिक पल की कल्पना कीजिए जब सदियों से घुमंतू जीवन जीने वाले प्राचीन कबीलों, जिन्हें जन कहा जाता था, उन्होंने हमेशा के लिए एक ही जगह बसने का फैसला किया। ये सच में कोई छोटा बदलाव नहीं था। जब इन लोगों के पद यानी पैर किसी एक क्षेत्र में मजबूती से टिक गए, तो उस जमीन ने जनपद का स्थायी रूप ले लिया। मतलब अब उनकी पहचान सिर्फ उनके कबीले से नहीं, बल्कि उस जमीन से जुड़ गई थी जहां वे रहते थे। आज के इस सफर में हम कुछ अहम पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले भारत का दूसरा शहरीकरण, फिर 16 महान राज्यों का उदय, उसके बाद उस समय की अर्थव्यवस्था और समाज, फिर एक बड़ी सांस्कृतिक क्रांति और आखिर में मगध का महाशक्ति के रूप में उभरना। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले हिस्से से, भारत का दूसरा शहरीकरण। देखते हैं वो शुरुआती चिंगारी क्या थी जिसने इस भारी बदलाव को जन्म दिया। अगर हम वैदिक काल की पुरानी पशुपालक दुनिया की तुलना नए महाजनपदों से करें तो अंतर सच में हैरान करने वाला है। एक समय था जब आपकी हैसियत इस बात से तय होती थी कि आपके पास कितनी गायें हैं। समाज छोटे छोटे कबीलों में बटा था, लेकिन अब कबीलों की सीमाएं टूट रही थीं और बड़े क्षेत्रीय राज्य बन रहे थे। बार्टर सिस्टम यानी सामान के बदले सामान का लेन देन अब पुरानी बात हो गई थी और उसकी जगह ले रही थी सिक्कों की खनक और बड़े पैमाने पर होने वाली खेती। और पता है, इस पूरी क्रांति के केंद्र में एक बहुत ही साधारण सी चीज थी, लोहा। जरा सोचिए, गंगा के मैदानों के उन घनित जंगलों को तांबे या कांसे से काटना तो लगभग नामुमकिन था, लेकिन लोहे की कुल्हाड़ियों ने यह काम आसान कर दिया। जमीन साफ हुई, लोहे के हलों ने गहरी जुताई मुमकिन की और नतीजा, फसल का उत्पादन बेतहाशा बढ़ गया। इसी अतिरिक्त अनाज यानी कृषि अधिशेष ने बढ़ती आबादी का पेट भरा, जिससे अंततः मजबूत और शक्तिशाली राज्यों की नींव पड़ी। यह बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट की तरह था। खेती से हो रहे इसी जबरदस्त मुनाफे ने गंगा के उपजाऊ मैदानों में वो चिंगारी लगाई जिसे इतिहासकार दूसरा शहरीकरण कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के खत्म होने के सदियों बाद भारत में एक बार फिर से बड़े शहरों का उदय हो रहा था। राजगृह, कौशांबी और वाराणसी जैसे शहर सिर्फ रहने की जगह नहीं रह गए थे, बल्कि ये व्यापार, राजनीति और सत्ता के विशाल कोलाहल भरे केंद्र बन चुके थे। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ। 16 महान राज्य। बड़े शहर तो बस चुके थे, अब समय था इन महाशक्तियों के टकराने का। लगातार विस्तार कर रहे इन तमाम क्षेत्रों के बीच एक भयंकर प्रतिस्पर्धा हुई और आखिर में ठीक 16 राज्य महाजनपद के रूप में सबसे ताकतवर बनकर उभरे। ये कोई अंदाजा नहीं है, बल्कि अंगुत्तर निकाय नाम के प्राचीन बौद्ध ग्रंथ में इसका स्पष्ट प्रमाण मिलता है। इन 16 राज्यों ने उत्तर और मध्य भारत के पूरे राजनीतिक नक्शे को आपस में बांट लिया था। दिलचस्प बात यह है कि इन सभी राज्यों का सिस्टम एक जैसा नहीं था। एक तरफ तो मगध और कोसल जैसी विशाल राजशाहियां थीं, जहां सत्ता पूरी तरह से राजाओं के हाथ में थी और वो भी वंशानुगत। लेकिन दूसरी तरफ बिल्कुल अलग ही नजारा था, वज्जी संघ जैसे गणतंत्र या कहें गणसंघ। यहां ताकत किसी एक राजा के पास नहीं, बल्कि सभाओं और चुनेले प्रमुखों के पास सामूहिक रूप से होती थी। तो एक ही समय में दो बिल्कुल विपरीत राजनीतिक विचारधाराएं साथ साथ पनप रही थीं। हमारा तीसरा हिस्सा है अर्थव्यवस्था और समाज। आइए समझते हैं कि इन नए विशाल साम्राज्यों को चलाने के लिए पैसा और सिस्टम कहां से आ रहा था। इतने विशाल क्षेत्रों और भारी किलेबंद राजधानियों की रक्षा करना कोई मजाक नहीं था। इसके लिए लाखों सैनिकों वाली स्थायी सेनाएं चाहिए थीं। पैदल सैनिक, घुड़सवार, रथ और युद्धक हाथी, इन सबका खर्च आसमान छूता था। अब ये सब मुफ्त में तो हो नहीं सकता, है ना? इसलिए राजाओं ने टैक्स वसूलने का एक सख्त सिस्टम बनाया। किसानों और व्यापारियों पर भाग यानी उपज का हिस्सा और बलि जैसे टैक्स लगाए गए। इसी ने एक बेहद कड़े राज्य प्रशासन की नींव रखी। और व्यापार को असली रफ्तार तब मिली जब बार्टर सिस्टम को पूरी तरह से हटाकर आहत सिक्कों यानी पंच मार्क्ड कॉइन्स ने उसकी जगह ले ली। चांदी और तांबे के ये प्राचीन भारत के सबसे पुराने सिक्के थे।
इन सिक्कों ने लेनदेन को इतना आसान बना दिया कि व्यापारी अब लंबी दूरी की यात्राएं करने लगे और उत्तर भारत से लेकर मध्य एशिया तक के व्यापारिक मार्ग पूरी तरह से खुल गए। ये सच में एक गेम चेंजर था। इस आर्थिक उछाल का समाज पर गहरा असर पड़ना ही था। एक तरफ तो पुरानी 4 स्तरीय वर्ण व्यवस्था और भी ज्यादा कठोर हो रही थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ व्यापार बढ़ने से एक नया अमीर और बेहद प्रभावशाली व्यापारी वर्ग भी तेजी से उभर रहा था। इस श्रेष्ठी या सेठ वर्ग के पास भले ही कोई शाही खून न हो, लेकिन उनके पास जो जबरदस्त आर्थिक ताकत आ गई थी उसे अब कोई भी राजा नजरअंदाज नहीं कर सकता था। सत्ता का संतुलन अब धीरे धीरे खिसक रहा था। आगे बढ़ते हैं अपने चौथे हिस्से पर, एक सांस्कृतिक क्रांति। इतने बड़े आर्थिक और सामाजिक बदलाव के बाद एक गहरी दार्शनिक और धार्मिक उथल-पुथल होना तो तय था। इतिहास गवाह है कि जब भी बहुत तेजी से शहरीकरण होता है तो अक्सर समाज में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो जाती है। और यहीं पर एक बहुत ही अहम सवाल उठता है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के इसी दौर में अचानक धार्मिक सुधारों की आंधी क्यों आ गई? आखिर ऐसा क्या हुआ था? असल में आम लोग उस पुरानी और खर्चीली व्यवस्था से पूरी तरह तंग आ चुके थे। देखिए, नई कृषि अर्थव्यवस्था पूरी तरह से लोहे के हलों और उन्हें खींचने वाले पशुओं पर टिकी थी। इसलिए कर्मकांडों में जो लगातार पशु बलि दी जा रही थी, उससे किसानों का भारी नुकसान हो रहा था और समाज में बहुत गुस्सा था। उन्हें ब्राह्मणवादी प्रभुत्व और इन महंगे रिवाजों से हटकर किसी ऐसे विकल्प की तलाश थी जो सरल हो और उनके नए जीवन के अनुकूल हो। और ठीक इसी समय जैन धर्म और बौद्ध धर्म एक क्रांतिकारी विकल्प बनकर सामने आए। उन्होंने पुरानी व्यवस्था को सीधी चुनौती दी। महावीर और गौतम बुद्ध ने कर्मकांडों के बजाय अहिंसा और समानता पर जोर दिया। अहिंसा का सीधा फायदा किसानों को हुआ क्योंकि इससे उनके मवेशियों की रक्षा हुई। यही कारण था कि इन नए धर्मों को शहरी व्यापारियों, कारीगरों और किसानों का इतना भारी और तुरंत समर्थन मिला। अब आते हैं अपने 5वें और आखिरी हिस्से पर, मगध का उदय। चलिए इस 300 साल के खूनी संघर्ष के अंतिम विजेता पर नजर डालते हैं। जब मैदान में 16 इतने ताकतवर और समृद्ध महाजनपद मौजूद थे तो ये सवाल दिमाग में आना लाजमी है कि आखिर मगध ने ऐसा क्या किया कि वो बाकी 15 राज्यों को कुचलकर पूरे उत्तर भारत का इकलौता अधिपति बन गया। उनके पास ऐसा कौन सा अनफेयर एडवांटेज था? सच कहूं तो मगध की इस जीत के पीछे एक बहुत बड़ी भौगोलिक लॉटरी थी। उनके पास गंगा के उपजाऊ मैदान थे जिससे ढेर सारा अनाज मिलता था। पास ही छोटा नागपुर की खादानें थी जो बेहतरीन लोहे के हथियार बनाने के काम आती थीं। नदियां सेना को तेजी से आगे बढ़ने का रास्ता देती थीं। और सबसे खास बात, जंगलों से मिलने वाले युद्धक हाथी जो उस दौर के चलते फिरते टैंक थे। साम्राज्य बनाने का पूरा कच्चा माल मगध की मुट्ठी में था। लेकिन सिर्फ अच्छे संसाधनों से तो युद्ध नहीं जीते जाते ना। इन संसाधनों को बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे बेहद कूटनीतिक और क्रूर नेताओं ने अपने सबसे घातक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। बिंबिसार ने जहां शादियों और समझौतों से राज को मजबूत किया, वहीं अजातशत्रु ने बेरहमी की सारी हदें पार करते हुए वज्जी जैसे शक्तिशाली गणराज्यों को छल और बल दोनों से पूरी तरह नष्ट कर दिया। तो जरा सोचिए, जंगलों में भटकने वाले कबीलों से लेकर एक लौह निर्मित महाशक्ति बनने तक का ये 300 साल का सफर कितना साधारण है। मगध की इस निरंकुश जीत ने न सिर्फ महाजनपदों के युग को खत्म किया, बल्कि इसी मजबूत नींव पर आगे चलकर भारत के सबसे महान मौर्य साम्राज्य का निर्माण हुआ। अंत में मैं बस यही सोचने पर मजबूर हो जाता हूं कि क्या आज भी दुनिया के सबसे ताकतवर देश बिल्कुल इसी तरह संसाधनों और कूटनीति के दम पर नहीं उभरते? आप इस बारे में क्या सोचते हैं?